Welcome back student to our channel. In this video we are going to cover advent of the Britishers to India और ये ब्रिटिशर्स की वीडियो के ऊपर सेकंड पार्ट है। इससे पहले भी हम ब्रिटिशर्स के बारे में अपनी फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। देखिए ये किस सीरीज़ के अंडर हम पढ़ रहे हैं। ये है एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस, किस तरीके से यूरोपियों का भारत में आगमन हुआ। तो हम पोर्तुगीज़ कवर कर चुके हैं, डच कवर कर चुके हैं, इंग्लिश हम आधा पढ़ चुके हैं। आज हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं हमने पहली वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। पहली वीडियो में पढ़ा था किस तरीके से एक कंपनी फॉर्म होती है और उस कंपनी को 1600 में रॉयल चार्टर मिल जाता है और वो कंपनी किसके लिए, ट्रेडिंग के लिए ईस्ट में निकल जाती है। और ईस्ट में जो वो ट्रेड करती है सबसे पहले वो करती है इंडोनेशिया के साथ, ठीक है। उसके बाद उसका ध्यान किस तरफ जाता है, इंडिया की तरफ जाता है। तो 1608 में जो विलियम हॉकिंस थे, जिसे जो ब्रिटिशर्स के राजा ने कहाँ भेजा था, जहांगीर के कोर्ट में भेजा था, वो भारत आते हैं। किस लिए आते हैं, जहांगीर से परमिशन लेने के लिए कि वो सूरत में क्या कर सकें, अपनी एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर सकें। ये हमने सारा कुछ पहली वीडियो में पढ़ा हुआ है, काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। तो जिन्होंने नहीं देखी है तो मेरी रिक्वेस्ट है पहले आप उस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको ये सेकंड वीडियो अच्छे से समझ आए। फिर 1611 में वो क्या करते हैं, सूरत की परमिशन, मतलब सूरत में जो फैक्ट्री करने की परमिशन होती है वो बाद में डिनाई हो जाती है। तो वो अपनी फैक्ट्री कहाँ इस्टेब्लिश करते हैं, मैसूलीपट्टनम में करते हैं, ठीक है। और 1611 में क्या होता है, जो हॉकिंस थे एज ए एम्बेसडर जो आए थे वो वापस इंग्लैंड चले जाते हैं। अब हम जो कंटिन्यू करने वाले हैं वो हम करेंगे 1615 से। दोबारा ब्रिटिश के किंग क्या करने वाले हैं, इंडिया में अपना एक और एम्बेसडर भेजेंगे। तो हम 1615 से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि इंडिया में आखिर चल क्या रहा है, किस तरीके से यहाँ पर सिचुएशन है। अगर मैं इंडिया का मैप ड्रॉ करूँ, ये इंडिया का हम मैप अगर लें, ये रफली मैं बना रही हूँ बस, तो हम देखेंगे किस तरीके से कहाँ पर किस किस की क्या पोजीशन है, ठीक है। इस तरीके से देखते हैं हम। देखिए जो ये वाला एरिया है, ये इस पे किसका डोमिनेंट है, मतलब किसने इसे कब्ज़ा रखा है, पोर्तुगीज़ ने, ठीक है। और अगर हम नॉर्थ की बात करें या फिर उस टाइम पे जो भारत में शासन था वो किसका हुआ करता था, मुगल्स का हुआ करता था। तो बेसिकली मुगल्स का नॉर्थ में क्या था, ज़्यादा पावरफुल थे एज़ कम्पेयर टू साउथ, ठीक है। तो साउथ में देखें तो साउथ में छोटे छोटे राजा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रिटिशर्स को कोई इतना कंपटीशन नहीं था। यहाँ पर अगर हम इस तरफ देखें, वेस्टर्न कोस्ट की तरफ देखें तो पोर्तुगीज़ से खतरा है। ऊपर देखें तो मुगल्स एम्परर से परमिशन लेनी पड़ रही है या उनसे पूछ के कोई काम करना पड़ रहा है। और वहीं अगर हम साउथ की तरफ देखें तो ब्रिटिशर्स को ये लगा यहाँ थोड़ा इजी है हमें अपना सेटअप करना। तो जैसे मैंने पहले बताया मैंने कि 1611 में वो क्या करते हैं, मसूलीपट्टनम में अपनी एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं। जब हम ब्रिटिशर्स के बारे में आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे उन्होंने क्या करी थी, 3 प्रेसिडेंसीज इस्टेब्लिश करी थी। वो 3 प्रेसिडेंसीज थी, एक तो मद्रास थी, सेकंड थी बॉम्बे और थर्ड थी बंगाल, ठीक है। तो जिस सीक्वेंस में उन्होंने इस्टेब्लिश करी थी वो थी पहली मद्रास, फिर बॉम्बे, फिर बंगाल। आगे चल के क्या होगा, सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी क्या बन जाएगी, बंगाल बन जाएंगी और ये दोनों प्रेसिडेंसीज बंगाल के अंडर काम करेंगी। तो पहला इस्टेब्लिशमेंट या पहली प्रेसिडेंसीज कौन सी बनी उनकी, मद्रास बनी। तो हम इस वीडियो में ये पढ़ने वाले हैं किस तरीके से, कैसे करके ब्रिटिशर्स ने अपना एक सेटलमेंट मद्रास में किया, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, इसको पढ़ेंगे हम 1615 से। अब
थॉमस रो के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले एम्बेसडर जो आए थे वो थे विलियम हॉकिंस, सेकंड जो आ रहे हैं वो हैं थॉमस रो। इन 1615 AD Sir Thomas Roe was sent by Emperor James I of England to Jahangir's court with a plea for more concession for the company। ठीक है, 1615 में क्या हुआ, जो ब्रिटेन के राजा थे जेम्स फर्स्ट, उन्होंने थॉमस रो को कहाँ भेजा, भारत भेजा, ताकि वो मुग़ल एम्परर से क्या मांग सकें और कंसेशन मांग सकें। आगे देखेंगे। Though he was unsuccessful in concluding a commercial treaty with the Mughal emperor, he was able to secure a number of privileges, including permission to set up factories। यद्यपि वह मुग़ल शासक जहांगीर के साथ वाणिज्यिक संधि करने में असफल रहा, तथापि मुग़ल भारत में विभिन्न स्थानों पर कारखाने स्थापित करने के लिए उसने विशेषाधिकार सुनिश्चित कर लिए। देखिए क्या हुआ है, जो थॉमस रो को भेजा गया, वो भेजा गया कि कंपनी को और कंसेशन दे दीजिए आप, मतलब टैक्स में छूट दे दीजिए ये सारा, लेकिन ऐसा तो नहीं हो पाया। मुग़ल एम्परर ने वो छूट नहीं दी, लेकिन उनको ये परमिशन दे दी कि आप क्या कर सकते हो, और एरिया हैं जो भारत के और राज्य हैं या और एरिया हैं, वहाँ पर आप अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर सकते हो। ये परमिशन उनको मिल चुकी थी। आगे देखेंगे। स्ट्रॉन्ग होल्ड देयर पोजीशन 1622। अब क्या करते जा रहे हैं, ब्रिटिशर्स अपने आप को, अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। देखिए जो भी उन्होंने करा बहुत धीरे धीरे आराम से करते गए, ऐसा नहीं था कि जल्दबाजी में सारी चीज़ें करी हैं। आप देखिएगा कैसे करके इन्होंने धीरे धीरे पूरा अपने आप को इंडिया में इस्टेब्लिश कर लिया था। इन 1622 द ब्रिटिश कंसोलिडेटेड देयर पोजीशन बाय हेल्पिंग ईरान to secure possession of Hormuz from Portuguese। ठीक है, the key position of the Portuguese on the island of Hormuz, which control access to one of the world's most strategically important choke points, was lost to a joint Persian and English army in 1622। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये 1622 में जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते हैं, जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है और ये है हार्मोज आइलैंड, यहाँ पर किसका कंट्रोल हुआ करता था, पोर्तुगीज़ का। ये पोर्तुगीज़ ने कंट्रोल किया हुआ था। और देख रहे हैं इसकी जो पोजीशन है कितनी इम्पॉर्टेंट है कि ये डायरेक्टली किससे लिंक हो रहा है, अदर कंट्रीज से लिंक हो रहा है, और एक वे है यूरोप जाने का। तो ये ईरान के साथ मिलकर ब्रिटिशर्स ने क्या करा, पोर्तुगीज़ को यहाँ से हटा दिया और ये चीज़ अपने कंट्रोल में ले आए। तो एक तरीके से धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, आप देखेंगे पोर्तुगीज़ अपनी पोजीशन लॉस्ट करते जाएंगे और ब्रिटिशर्स उनको ओवर पावर कर देंगे। आगे देखेंगे। 1623 बाय 1623 ईस्ट इंडिया कंपनी हैड एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्रीज एट सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद एंड आगरा। 1623 ईस्वी में कंपनी ने सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद और आगरा में कारखाने खोले। 1625 इन 1625 द ईस्ट इंडिया अटेम्प्ट टू फोर्टिफाई सूरत फैक्ट्री। 1625 में अंग्रेज़ों ने सूरत की किलेबंदी की। ठीक है, पूरे घेराबंदी कर लेते हैं, एक बहुत बड़ी बाउंड्री बना देते हैं, उसी को बोला जाता है। Condition in South India were more favorable to the English as they did not have to face a strong Mughal power there। ये जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ही था कि क्या नहीं था, जो साउथ इंडिया में है वहाँ पर ब्रिटिशर्स के लिए इतना कोई कंपटीशन नहीं था या इतनी कोई उनको चिंता नहीं थी जितनी नॉर्थ में थी, कि नॉर्थ में कौन है, मुग़ल पावर है अभी, जो उस टाइम पे बहुत मतलब पावरफुल थी एक तरीके से अगर बोला जाए। आगे देखेंगे। 1632 The English company's position was improved by the Golden Farman issued to them by the Sultan of Golconda। कौन थे उस टाइम सुल्तान गोलकुंडा के, अब्दुल्ला कुतुब शाह, इन 1632। अब देखिए
धीरे धीरे क्या हो रहा है, ब्रिटिशर्स की पोजीशन इम्प्रूव हो रही है। एक उनको गोल्डन फरमान इशू हो चुका है 1632 में। किसने किया है? गोलकुंडा के जो राजा हैं अब्दुल्ला कुतुब शाह ने। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल कुतुब शाह ने अंग्रेज़ों को एक सुनहरा फरमान जारी किया। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट था, लेकिन इससे भी इम्पॉर्टेंट इनको बाद में एक फरमान मिलेगा, पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ऑन अ पेमेंट ऑफ 500 pagodas a year, they earned the privilege of trading freely in the ports of गोलकुंडा। क्या इस फरमान में क्या बोला गया कि ब्रिटिशर से ये बोला गया आप हमें 500 पगोडा वार्षिक दे दीजिए, ठीक है, पर एनम दे दीजिए, और क्या कर सकते हैं आप, जो गोलकुंडा के जितने ट्रेडिंग पोर्ट्स हैं आप उनको फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। देखिए गोलकुंडा इस तरफ आएगा, ये मैंने गुजरात बनाया है और ये नीचे साउथ का पोर्शन गोलकुंडा वाला एरिया ये है, ठीक है, यहाँ आएगा गोलकुंडा। तो क्या कर सकते हैं आप, 500 पगोडास देके आप यहाँ के पोर्ट को फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। 500 पगोडा वार्षिक कर देकर अंग्रेज गोलकुंडा के बंदरगाह से स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। अब देखिए पगोडा क्या होता है, वैसे ये जब मैंने डच पढ़ाया होगा आपको तब मैंने ये कंप्लीट कराया था। यहाँ पर भी एक बार देख लेते हैं क्या है पगोडा। पुलिकट में 1610 में डचों ने गैलरिया किले का निर्माण करवाया था और यहीं एक टकसाल मिंट बनवाई थी। टकसाल या मिंट वो होती है जहाँ पे सिक्के छपते हैं, सिक्के बनते हैं, मतलब वो होती है। देखिए जैसे मैंने बोला 1610 में किसने किला बनवाया है, डचों ने गैलरिया किला बनवाया। कहाँ पर? पुलिकट में। ब्रिटिशर्स से पहले कौन आ चुके हैं, डच आ चुके थे, तो वो ऑलरेडी यहाँ पर एक किला इस्टेब्लिश कर चुके थे। यहीं पर डचों ने स्वर्ण सिक्के ढाले जिन्हें स्वर्ण पगोडा कहा जाता था। इन सिक्कों पर भगवान विष्णु की आकृति बनी होती थी। तो कन्फ्यूज़न दूर हो गया। पगोडा क्या होता है? पगोडा सोने का सिक्का होता था जो कौन बनाते थे, डच बनाते थे। ठीक है, आगे देखेंगे। 1639 बाय द एफर्ट्स ऑफ फ्रांसिस डे मद्रास was given to East India Company on lease by the local king to trade and fortification of factories. At that time, Coromandel coast was ruled by the Raja of Chandragiri through a local chief or नायक धर्माला वेंकटप्पा नायक। देखिए 1639 में अब धीरे धीरे किस तरफ आ रहे हैं, मद्रास की तरफ आ रहे हैं। मैंने बोला था ना सबसे पहली प्रेसिडेंसी कहाँ इस्टेब्लिश करी है इन्होंने, मद्रास में। तो देखते हैं किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट हुआ। फ्रांसिस डे जो एक अंग्रेज अधिकारी थे वो क्या करते हैं, लोकल राजा से, चंद्रगिरी के राजा से क्या ले लेते हैं, मद्रास को लीज पे ले लेते हैं। ठीक है, और उस टाइम पे देखिए ये चंद्रगिरी के राजा हो गए मेन राजा, और जो छोटे छोटे एरिया में क्या करते थे ये राजाएं, कोई एम्प्लॉय रख देते थे कि आप इस एरिया को देखिए, आप इस एरिया को देखिए। तो कोरोमंडल जो कोस्ट था उस टाइम पे वो किसके अंडर में था, धर्माला वेंकटप्पा नायक। तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, इनसे कोरोमंडल कोस्ट ले लेते हैं। 1639 में अंग्रेजी अधिकारी फ्रांसिस डे ने मद्रास पट्टे पर ले लिया व्यापार और फैक्ट्री निर्माण हेतु। उस समय कोरोमंडल तट चंद्रगिरी के राजा के अधीन था और स्थानीय शासक धर्माला वेंकटप्पा नायक था। ठीक है, तो मद्रास इन्होंने कब लिया लीज पे, 1639 में। आगे देखेंगे। The English built a small fort around their factory called Fort St. George in Madras. अंग्रेज़ों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक उनके कारखाने के चारों ओर एक छोटा किला बनवाया। अब देखते हैं, ये देखिए ये हो गया गोलकुंडा, इस पे भी किसका अधिकार है, हमने पढ़ा था ब्रिटिशर्स के अंडर है ये भी। ठीक है, उसके बाद पुलिकट हो गया,
ये किसके अंडर में था? डच के अंडर में था। हमने देखा यहाँ पर एक क्या है, गैलरिया फोर्ट भी है डच का, और यहीं पर क्या करते थे डच, जो पैगोडा होता था वो बनाते थे। यहाँ एक मिंट भी है, ठीक है। उसके नीचे देखेंगे हम मद्रास। मद्रास किसके अंडर में है? ब्रिटिशर्स के अंडर में है। अब आप ध्यान दीजिए, अभी तक ब्रिटिशर्स ने कहीं भी फोर्ट नहीं बनवाया था, फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश कर रहे थे। लेकिन जो उन्होंने फर्स्ट टाइम फोर्ट बनवाया, एक तरीके से क्या होता है फोर्ट, आप घेराबंदी कर देते हो, ठीक है, जिसमें आपके वेपन्स वगैरह ये सारे रखे जाते हैं, अंग्रेज अधिकारी रह सकते हैं वहाँ पर, इस तरीके का होता है। ब्रिटिशर्स ने मद्रास में फ़ोर्ट इसलिए बनवाया क्योंकि पास में ही क्या है, पुलिकट में डचों का भी फोर्ट है। तो एक तरीके से उनको यहाँ पे थोड़ा खतरा था, इसलिए अपनी पोजीशन सिक्योर करने के लिए वो मद्रास में क्या बनवाते हैं, फोर्ट बनवाते हैं। उस फोर्ट का नाम क्या है? फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, कभी मैच करने के लिए आता है आगे, अभी इनके आप और भी फोर्ट पढ़ेंगे। अंग्रेज़ों ने किले का निर्माण क्यों करवाया था? पुलिकट में डचों का किला था, फोर्ट गैलरिया, इसलिए अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा कि यहीं पर उन्होंने सबसे पहली बार फोर्ट क्यों बनवाया। आगे देखेंगे 1641। In 1641, Madras became the headquarter of East India in South and replaced मैसौलीपट्टनम। मैसौलीपट्टनम में कब इस्टेब्लिश करी थी इन्होंने फैक्ट्री? 1611 में, और मैसौलीपट्टनम को ही क्या कर दिया था, अपना हेडक्वार्टर डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन क्या होता है 1641 में, ये मैसौलीपट्टनम को अपना हेडक्वार्टर, मतलब मैसौलीपट्टनम को रिप्लेस करके अपना हेडक्वार्टर कहाँ बना देते हैं? मद्रास में बना देते हैं, ठीक है। 1641 में दक्षिण भारत में मद्रास कंपनी का मुख्यालय बन गया, जो कि पहले मैसौलीपट्टनम में था, ठीक है। तो आपने ये समझा किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अपनी पोजीशन को साउथ इंडिया में स्ट्रॉन्ग कर लिया, और बेसिकली किसे कैप्चर कर लिया? एक तरीके से मद्रास को, और आगे चल के ये इसे क्या कर देंगे, मद्रास को अपनी प्रेसिडेंसी डिक्लेयर कर देंगे। तो आई होप आपको एक क्लियर हुआ होगा किस तरीके से इनका इस्टेब्लिशमेंट होता है मद्रास में। आगे हम कवर करेंगे कि बॉम्बे और बंगाल में वो किस तरीके से शिफ्ट होते हैं, या क्या क्या फैक्ट्रीज़ लगाते हैं, किससे कौन सा फरमान उनको इश्यू होता है, तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स, स्टडी हार्ड एंड थैंक यू।